हाँ बोलेंगे कि हम इसमें थोड़ा गरीमन भी हाल नंबर 8 में जाके देखो, मैं अभी पढ़ा की चीज़ से निकलता हूँ, पूरा भीगा हूँ। दरवाजा हल्का खोल दो, गर्म हवा आ रही है। और उसका क्वेश्चन सबसे बढ़िया है, उसी वजह से दिया है। अभी सुबह का भीगे भी सूखे नहीं नहा के मत ऐसे नहीं कह रहा, नहा के आने पर और गर्मी हो, जितना बॉडी एब्जॉर्ब की रहती है ना पानी को। कहाँ तक आता है? चांस हो गया था। अच्छा हो गया, अभी शुरू हुआ होगा। वो कौन करके इतना लिखवाने वाले अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एटीट्यूड और कितनी अक्षांश रेखाओं से वृत्त खींच सकते हैं? तो 179। चलिए आगे की क्वेश्चन वहीं से आगे कंटिन्यू करिएगा। देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ट्वेंटी एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आगे डैश देके लिखिएगा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। फिर लिखिएगा 23.5 सदर्न लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसके सामने मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर लिखिएगा 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के सामने लिखिएगा इक्वेटर, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे भूमध्य आब्लिक विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश के सामने लिखिएगा भूमध्य आब्लिक विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इसकी लंबाई लिखवाए थे? नहीं, नीचे लिख देना। इक्वेटर की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर। हाँ, 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। आगे लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा कितने कितने महाद्वीप से गुजरती है? कितने कितने महाद्वीप से गुजरती है? तो देखो, तीनों को अलग अलग याद करने से अच्छा कि तीनों को एक साथ याद कर लो कि तीनों 3-3 महाद्वीप से गुजरती है। आसमान में जैसे देखो, कर्क रेखा जो है ये कहां कहां से गुजरती है? एशिया। कहां से? एशिया। दूसरा यूरोप। सही है गलत है? सही है कि गलत है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक? और यूरोप ऊपर है, तो यूरोप से कैसे गुजरेगी? ऑब्जेक्शन करना चाहिए। अरे पत्थर की लकीर है वो। चलो ध्यान से सुनो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, कितने महाद्वीप से गुजरती है? 3। अगर पूछेगा कि कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है तो कहेंगे एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। अब अगर हम बात करें इक्वेटर की, भूमध्य रेखा ये गुजरती है एशिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। अब अगर हम बात करें मकर रेखा, ये गुजरती है
ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। अब बताओ ऐसी कौन सी रेखा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा गुजर रही है? भाई जैसे हम लोग भारत में कहते हैं ना उत्तर भारत दक्षिण भारत, लेकिन है तो पूरा भारत ही ना। तो उसी तरह से उत्तरी अफ्रीका कही चाहे दक्षिणी अफ्रीका कही, ये कौन सा महाद्वीप है? तो एकमात्र कौन सा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। और समझ में सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न यही है। देखो ये तो कभी कभी उलझाने के लिए, जैसे अभी देखो सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था, जैसे अगर हमारे से पूछे बताओ 10 डिग्री चैनल किन दो किसके किसके बीच है? वो 10 डिग्री चैनल है बेटा, मैं 10 डिग्री पूछ रहा हूँ। 10 डिग्री मतलब इसको भी चैनल कहते हैं, अकॉर्डिंग टू भारत है ये। वो 10 डिग्री जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो अगर क्वेश्चन बताओ 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से गुजरता है, तो जहां तक मुझे लगता है सबके दिमाग में एक चीज होगा, अगर जानते होंगे तो अंडमान और निकोबार के बीच में। किसके बीच में? अंडमान और, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन ये नहीं था। एग्जाम में ऑप्शन था ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान के बीच, मध्य अंडमान निकोबार के बीच में, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में, लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में। अब देखो ये प्रश्न के अंदर का प्रश्न है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर सिंपल प्रश्न पूछेगा कि एकमात्र कौन सा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका है, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछ दिया बताओ इनमें से कर्क रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है, तो टोटल 7 महाद्वीप है ना, तो 4 ही ऑप्शन आएगा। 4 में से 3 से गुजरती होगी, 1 से नहीं गुजरती होगी। तो 3 तो जान लो पहले, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन आया तो वहां से गुजरती नहीं। तो इसको पहले सिंपल इक्वेशन लिख लो, एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखा मतलब समझ, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एक क्वेश्चन और ऐड कर दो, कर्क रेखा 17 देश से, कर्क रेखा 17 देश से, भूमध्य 13 देश से, भूमध्य 13 देश से, और मकर 10 देश से, मकर 10 देश से। लिखिए ये भी। तो अब कोई अगर पूछेगा बताओ वो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क, मकर, भूमध्य तीनों गुजरती है? क्लियर हो गया। बाकी पर्टिकुलर मैंने लिख दिया किस किस महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। तो ये तीनों रेखाएं 3-3 महाद्वीप से गुजरती हैं। आगे लिखिएगा, लिख लो, लिखना चाहो लिख लो। देखो जो प्रश्न अभी मैंने पूछा जो सीडीएस में आया था, वो प्रश्न जो मैंने भी ऑप्शन दिया ना, देखो होता क्या है कि आप कहते हो कि अंडमान को 2 भाग में बांटा गया है, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। और ग्रेट अंडमान 3 भाग में है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, और नीचे है लिटिल अंडमान। ठीक, उसके बाद ये अंडमान खत्म हो गया। मतलब अंडमान को 2 भागों में, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी या लिटिल अंडमान इसको बोलते हैं। तो उत्तरी अंडमान 3 भाग में, मतलब ग्रेट अंडमान 3 भाग में है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, और नीचे है लिटिल। अब यहाँ से निकोबार है ना, तो निकोबार को भी 3 भाग में बांटा गया है, कार निकोबार, मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, और यहीं पे है कौन? 10 डिग्री चैनल। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अब ऐसा में यही प्रश्न सीडीएस में आया था इस बार। जो पुराने लोग पढ़े होंगे उनको मैं फिगर बना के दिखाया था मैंने उस पर। ये लिख लिया। नेक्स्ट आगे लिखो। कौन खत्म करा देगा?
बेटा अभी अगस्त का बैच खत्म हुआ है 1 हफ्ते पहले। जोड़ो तो अगस्त से अप्रैल का महीना हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 8वें महीने जाके खत्म हुआ। नहीं बता कर जल्दी से जीएस का चैप्टर बहुत खराब है तो है। जीएस बेटा तुम्हारा बुढ़ापा जगह तुम चारपाई में पड़ जाओगे, तब तक नहीं खत्म होगा। आप खत्म करते मतलब चाहते हो पूरी जीवन यही पढ़ोगे? अरे पढ़ो, सिलेक्शन लो, निकलो। और जितना सिलेक्शन किए उससे ज्यादा क्वेश्चन दे देते हैं हम। अगर उसको कायदे से पढ़ लो, बता रहा हूँ सीडीएस का पेपर उठा के देख लो, जीएस में कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके टॉपिक से आ जाओ। कहाँ रह गए बेटा? नहीं होने वाला तो हो गया, गाड़ी बन जाओगे ना ना उठा गया पर समस्या। अचानक आ गया। चलो अभी हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में ये लिखिए सब लोग। लिखिएगा कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। प्रश्न आता है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो हम लिखा सीधे लिखिए, कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। माही रिवर क्रॉस 2 टाइम ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। भूमध्य को कांगो जायरे नदी। हाँ, इक्वेटर को कांगो जायरे, कांगो जायरे, जायरे, हाँ। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी, भूमध्य को कांगो जायरे नदी तथा मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ये कांगो और लिम्पोपो दोनों अफ्रीका की नदी है, और माही जो है ये भारत की है, गुजरात। हाँ, ये दोनों जो तीनों नाम लिखा है ना, देखो ध्यान से सुनो। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो जायरे नदी और मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। प्रोसेस करवाए तो क्या बोला था अभी? चले आगे देखिए, कॉन्टिन्यू का क्वेश्चन। ये तीनों लिख लिया। अब लिखिएगा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड लाइंस। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। और वहीं आगे डैश लिखिए या ब्रैकेट में लिख लेना जोन, ZONE। ये क्या प्रश्न है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो जोन कहते हैं। और उनके बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111। तीसरा क्वेश्चन कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर होती है कहां? ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, पोल पर, सभी जगह। सभी जगह बेटा, क्योंकि कर्क में आपने डिफिनेशन लिखा है भूमध्य रेखा के समानांतर। समानांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर पर है। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी आप कहीं भी नापेंगे कितनी आएगी? तो इसको लिखवा नहीं रहा हूं, समझ आ गया? अब लिखो देशांतर। हाँ, हेडिंग डालो देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड्स लाइन, देशांतर रेखाएं। इसमें लिखिएगा धरातल पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के लंबवत, which imaginary line drawn on earth perpendicular or vertical, दोनों रहने दीजिए। एक मिनट रुक जाओ, हिंदी वाली मिनट रुक जाओ। Which imaginary line drawn on earth perpendicular or vertical is known as longitudes line। हिंदी वाले लिखें धरातल पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, धरातल पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा
जो भूमध्य के लंबवत या ऊर्ध्वाधर, जो भूमध्य रेखा के लंबवत या ऊर्ध्वाधर खींची गई है, देशांतर रेखा कहलाती है या देशांतर कहलाती है। लंबवत या ऊर्ध्वाधर खींची गई है, देशांतर कहलाती है, देशांतर कहलाती है। देखो इसकी एक डेफिनेशन और बड़ी छोटी है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर। नॉर्थ पोल को साउथ पोल। एक डेफिनेशन ये भी, अगर आप एग्जैक्ट उसका मतलब जानते हैं तो आप कोई डेफिनेशन बना सकते हैं। आप समझे? चलिए नीचे लिखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के सामने लिखिएगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन इज नोन एज जीएमटी लाइन। 0 डिग्री देशांतर रेखा के आगे डैश देके लिखिएगा ग्रीनविच मानक समय रेखा, जीएमटी जिसको बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मानक समय रेखा, ब्रैकेट में जीएमटी लिख दीजिएगा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन इज नोन एज जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मानक समय रेखा, ग्रीनविच मानक समय रेखा। नेक्स्ट, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा के सामने डैश से लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पूछेगा इंटरनेशनल डेट लाइन कितने देशांतर को कहते हैं? तो 180, कितने? 180। या पूछेगा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। और सबसे बड़ा प्रश्न पूछ सकता है कि इसका निर्धारण किस सन में हुआ था कि ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा रहेगी? 1884। इसका निर्धारण 1884 में हुआ था। या बस सीधे डैश देके आगे लिखेंगे 1884, तो समझ जाएगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन कब खींची गई है? 1884 में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा किस जलसंधि के समानांतर है, पैरेलल है? तो बेरिंग स्ट्रेट के सामने। तो लिखिएगा 180 डिग्री, या ऐसे लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ब्रैकेट में 180 डिग्री, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग जलसंधि के समानांतर है, बेरिंग स्ट्रेट के पैरेलल, बेरिंग जलसंधि, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलसंधि के समानांतर खींची गई है, पैरेलल खींची गई है। हाँ, हो गया। आगे, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360, 360। देशांतर से कहने कुल अक्षांशों की संख्या कितनी थी? 181, और कुल कितने देशांतर हैं? 360। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लाइन इज 360। आगे, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स लाइन, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स लाइन इज नोन एज गोरे, GORE। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। और एक प्रश्न पूछेगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स लाइन इज, तो 111.3। ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, एप्रॉक्स दोनों को 111 मानते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को औसतन कितना मानते हैं? 111 किलोमीटर औसतन मानते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो याद रखना कि वहां एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन में 0.3 करके दे दिया है, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। अगर ऑप्शन में 0.3 नहीं है तो हम किस पर टिक करेंगे? तो इसको लिख लो, जानते रहो। लिखना, दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी
maximum distance between two longitudes line is 111.3 kilometer. दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। बेरिंग सागर चुक्सी सागर रशिया के पास है, अमेरिका, अलास्का और रूस के बीच में। चलिए आगे लिखिएगा। ना बेटा भी जल संधि नहीं लिख पाया, ठीक है। जैसे पूछेगा कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि जोड़ती है, इसका नाम पाक क्यों पड़ा? पाक जल संधि क्यों पड़ा इसका नाम? गवर्नर के नाम पर। मद्रास का उस समय जो गवर्नर था उसका नाम था पाक, PALK, तो उसी के द्वारा उसका नाम पड़ गया पाक जल संधि, या उसी को पाक जल संधि बोलते हैं। चलिए आगे लिखिएगा अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगर पूछेगा विश्व का मानक समय किस देशांतर रेखा को कहते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो टाइम सेट होता है वो कहां से होता है, तो कहेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स लाइन, और ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। तो अगर पूछेगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, सॉरी 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी आगे हम लिखाएंगे भारत का, उससे पहले एक प्रश्न याद लिखिएगा। देता है एक देशांतर बराबर 4 मिनट, इसका क्या मतलब होता है? एक देशांतर बराबर 4 मिनट। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में एक देशांतर बराबर कितना मिनट होता है, तो 4 मिनट होता है। ये कैसे आया है, अब ध्यान से इसको समझ लो। देखो 24 घंटे में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, और 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है, कितने डिग्री? भाई एक चक्कर अपने एक्सिस पर लगाती ना, आप कहते हैं घूर्णन काल हो गया उसका, तो एक पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है, 24 घंटा। कितना? तो अगर पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में घूमने में कितना समय लगेगा, सर एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, तो 360 बटा में, ऐसे तो करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, कितना डिग्री आएगा, मतलब पृथ्वी एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है, आसान में। अब सोचो अगर एक घंटे में 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, एक घंटा, एक घंटा बराबर कितना मिनट, मतलब पृथ्वी 60 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री, तो एक मिनट में कितना घूमेगी, तो कह देंगे 60 बटा में, तो 15 चौक को, तो एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। अब समझ कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट कहां से आया, क्योंकि पृथ्वी को अपनी एक्सिस पर एक डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो 360 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा, 360 गुणे 4 कर दो, 1440 मिनट आएगा, और 1440 मिनट में 60 से भाग दोगे तो कितना घंटा आएगा, 24। तो कहने का सेंस बस इतना है कि अगर आपको सिर्फ इतना में लिखवा दिया कि एक मिनट बराबर 4, एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो इसका मतलब क्या समझ आया कि पृथ्वी को एक डिग्री रोटेट होने में कितना समय लगता है, तो 360 डिग्री रोटेट होने में कितना लगता है, यहाँ पे समझ आ गया, किसी को डाउट? अच्छा, पूरे पृथ्वी को कुल कितने जोन में बांटा गया है, 24। पूरे 360 डिग्री को कितने जोन में, 24, तो एक जोन में कितना डिग्री होगा, 15, 24 गुणे 15 बराबर 360। तो पहला प्रश्न पूछेगा कि संपूर्ण पृथ्वी को कुल कितने जोन में बांटा गया है, तो कहेंगे 24 जोन में, कितने, 24 में, और पूछेगा एक जोन बराबर कितना डिग्री, मतलब दो जोन के बीच में कितना डिग्री होता है, तो 15 गुणे 24 बराबर 360। यहां तक समझ आ गया। तो एक डिग्री बराबर 4 मिनट, ये समझ आया। अब आगे लिखो, भारत का मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर डिपेंड है, आधारित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, जो
प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। अब यहाँ दो प्रश्न आ गया कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है, तो कहेंगे नैनी से, और नैनी कहाँ है, प्रयागराज। दूसरा क्वेश्चन होगा कि भारत का मानक समय कितने देशांतर से फिक्स होता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जैसे पूरे विश्व का 0 डिग्री से, तो भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना ऑप्शन में दोनों रहेगा, 82.5 डिग्री पूर्वी भी रहेगा, 82.5 डिग्री पश्चिमी भी रहेगा। क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न पूछेगा कि बताइए भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितना आगे है, कितना? अच्छा, क्यों आगे है और क्यों सिर्फ 5.5 ही घंटा आगे है? दो प्रश्न। तो सबसे पहली चीज कि ये 0 डिग्री देशांतर है, टोटल कितने हैं, 360 देशांतर। तो अगर ये 0 है तो इधर 180 और इधर कितना, तो वास्तव में 180 ईस्ट और 180 वेस्ट होता नहीं है, क्योंकि ग्लोब देखिए, तो ग्लोब क्या है, गोल है ना ऐसे, तो ये 360 डिग्री है। लेकिन जब इसे हम मानचित्र पर तोड़ देंगे तो आधा इधर चला गया और आधा इधर, तो 180 ईस्ट 180 वेस्ट हम मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो दूसरी चीज देखिए कि भारत का मानक समय क्यों विश्व के मानक समय से आगे है, क्यों नहीं पीछे होता, ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं। हम क्यों 5.5 घंटा आगे हैं, क्यों नहीं 5.5 घंटा पीछे होते हैं? तो क्योंकि हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में स्थित हैं। और ध्यान से समझ लो कि अगर आप देशांतर से 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपका समय प्लस होगा, अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपका समय माइनस, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो पहले तो इधर समय होगा ना, बात समझ आ रही है। दूसरा, हम क्यों 5.5 घंटा ही आगे हैं? तो आपको मैंने कहा कि एक देशांतर खिसकने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट। और भारत का मानक समय हम मानते कहां से है, 82.5 डिग्री से। तो एक देशांतर खिसकने में कितना मिनट, तो 82.5 खिसकने में कितना मिनट, 4 बचे, 4 दूनी 8, 2 4 8 32 1 33, एक अंक पे 10 बढ़ाओ, 330 मिनट। और 330 मिनट को घंटे में बदलो, कितना घंटा आएगा, अरे 300 मिनट बराबर 5 घंटा, और बचा कितना। तो इसलिए भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितना आगे है, 5 घंटा। अब देखो यही समझ जाओगे, अगर भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से न लेकर 70 डिग्री से लिया जाता तो हम विश्व के मानक समय से कितना आगे होते। अगर भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से न लेकर 70 डिग्री ईस्ट से लिया जाता, 4 घंटा 40 मिनट। समझे कैसे आया? कितने लोगों के नहीं समझा? बहुत ईमानदारी से हाथ ऊपर करिएगा। वेरी गुड, 1 लोग, और कोई 3 लोग, बाकी सबके समझ में आ गया? तो पूछ तो रहा हूं कितने लोगों के समझ में नहीं आया, बड़ी ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। मैं 4 बार समझाऊंगा और जब तक समझ में नहीं आएगा मैं तब तक आगे बढ़ूंगा भी नहीं, लेकिन बस एक्सेप्ट तो करो समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनो। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का मानक समय कहां से लिया जाता है, तो सब लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर से, जो पृथ्वी के बीचों। एक चीज याद रखना, किसी भी देश का मानक समय कहां से गुजरता है, तो कहेंगे उस देश के बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा से। हमारे देश के बीचों बीच से जो देशांतर रेखा गुजरेगी उसी को हम अपना मानक समय मानते हैं। तो पूरे विश्व के बीच से कौन सी देशांतर रेखा गुजर रही है, 0 डिग्री। तो पूरे विश्व का मानक समय कहां से तय होगा, 0 डिग्री। अच्छा, भारत का मानक समय कहां से, क्योंकि भारत के बीचों बीच से जो देशांतर रेखा गुजर रही है वो कौन सी देशांतर है, 82.5 है। आ समझ में? तो भारत का मानक समय कितना हो गया, 82.5 डिग्री से। तो अब हम पूछेंगे कि हम विश्व के मानक समय से कितना आगे हैं। तो मैंने 2 चीज समझाया, पहले समझ लो कि अगर कभी भी पूछा गया कि पूर्व में, तो जब भी पूर्व की बात आएगी तो हमेशा समय प्लस में आएगा। अगर पश्चिम कहा जाएगा तो समय हमेशा माइनस में आएगा। यहाँ पे समझ में आ गया? अब जितना भी डिग्री दे, आप बोलिए कि 0 डिग्री से कितना डिग्री आगे जा जाए, 60, 55, 50, 45, 40, आपके मन में ऐसे प्रश्न आएंगे ना। तो चलो हम मान लेते हैं 75 डिग्री, कितना, 75। तो पूछेगा कि बताइए अगर 0 डिग्री से 75 डिग्री पूरब हम चले जाएं तो हमारा समय विश्व के मानक समय से कितना आगे हो जाएगा। तो देखो जितना भी डिग्री दिया रहे उड़े, क्यों,
क्योंकि 1 डिग्री खिसकने में कितना समय है, तो जितना डिग्री देगा पूरे, तो 75 गुणे 4 करो, 4 बचे 20, 4 सत्ते 28, 300 मिनट आया। अब इस मिनट को घंटे में बदल दो, तो 60 से भाग दे दो, तो 60 से भाग दे दिए, 6 बच्चे कई घंटा हो, तो 5 घंटा माइनस 1, 5 घंटा प्लस, तो हम विश्व के मानक समय से कई घंटा आगे होगा, 5 घंटा। यहाँ पे समझ आ गया? ठीक है। तो यहाँ भारत का कितना दिया था, 82.5, तो 82.5 गुणे तो 330 मिनट आया, और 330 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 5 घंटा। अब आगे आप बताओगे, अगर भारत का मानक समय 82 डिग्री 5 मिनट से न 82.5 डिग्री से न लेकर 65 डिग्री पूर्व से लिया जाए, तो हम विश्व के मानक समय से कितना आगे होंगे? 4 बचे 20, 4 छक 24, और 24 दो 26, 260 मिनट। तो 260 मिनट को जो घंटे में कन्वर्ट करोगे, 4 छक 24, 240 मिनट बराबर 4 घंटा, बचा कितना 20, तो 4 घंटा। तो हम विश्व के मानक समय से कितना आगे होंगे? अगर भारत का मानक समय 90 डिग्री से लिया जाता तो हम विश्व के मानक समय से कितना आगे होते? 9 चौक 36, 360 मिनट बराबर 6। अब तो समझ में आ गया कि भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से क्यों 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि हमारा जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्व से, इसलिए हम विश्व के मानक समय से कितना आगे है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्या क्वेश्चन लिखा है आपने लास्ट? 82.5 डिग्री पे आधारित है, और कहां से? जो प्रयागराज के आगे लिखेगा, भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटा प्लस। भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटा प्लस है। भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटा प्लस। साढ़े 5 घंटा प्लस हो गया। एक क्वेश्चन और आगे देखो, भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्रॉस्ड 5 स्टेट। भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्यों से गुजरता है। पहला लिखिएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा लिखिएगा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा, और 5वां आंध्र प्रदेश। तो पूछेगा कि बताओ भारत का मानक समय कुल कितने राज्य से गुजरता है? 5। 5 के नाम याद हो गए? इसका मतलब समझ रहे हैं कैसे? देखो, आपने कहा था कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं? जो भूमध्य रेखा के लंबवत या ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर हो, इस तरह से। तो ये देखो, अब भाई हम इस पे तो 180 खींच नहीं पाएंगे यहाँ तक, लेकिन अगर ये 0 है तो सपोज दैट ये 82.5 डिग्री है, ठीक है। तो ये इस तरह से भारत के बीचों बीच से क्या हो रही है? गुजर रही है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद ये चला जाएगा कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो कुल कितने राज्य से भारत का मानक समय गुजरता है? 5। क्रम से अगर पूछा तो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और सबसे नीचे आंध्र प्रदेश। यहाँ तक किसी को डाउट समझ में आ गया? देशांतर और अक्षांश से जो भी प्रश्न थे वो क्लियर हो गए। अगर पूछेगा 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। क्या बोलते हैं? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111.3। ठीक है। अब अगर पूछेगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? GMT रेखा, ग्रीनविच मानक समय रेखा। अगर पूछेगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन। और इसका निर्धारण कब हुआ? 1884 हुआ था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि के समानांतर है? बेरिंग जल संधि के। यहाँ पे समझ आ गया? ठीक है। कुल कितनी देशांतर है? 360। अगर पूछेगा कि बताइए भारत का मानक समय कितने देशांतर से तय है? 82.5 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी? पूर्वी से।
ठीक है। भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितना आगे है? 5.5। अब निकाल लेंगे क्यों 5.5 घंटा आगे है। मैं बता दूं फिर से एक बार सुन लो ना, और दिमाग में रख लेना कि चाहे जितना देशांतर जितना डिग्री बोला जाए गुणे जितना आएगा उसे मिनट में अपने आप उत्तर। जैसे मैं एक प्रश्न पूछूं कि बताओ लंदन में 0 डिग्री का मतलब हो गया लंदन, 0 डिग्री लंदन का मतलब अगर कोई समाचार पत्र कोई न्यूज़पेपर लंदन में सुबह 2 बजे, कितने बजे एएम, लंदन में सुबह 2 बजे प्रकाशित होता है, पब्लिश होता है, तो ठीक 85 डिग्री पूर्व में कितने बजे प्रकाशित होगा? सारे लोग निकालो। 85 डिग्री पूर्व में कितने बजे पब्लिश होगा? सारे लोग बताओ। तो समझ में आएगा कि आया कि नहीं। कोई न्यूज़पेपर लंदन में, तो लंदन का मतलब ये हो गया 0 डिग्री, लंदन में सुबह के 2 बजे पब्लिश हो रहा है, तो ठीक उसी समय 7 बज के कैसे निकाले होंगे आप लोग? तो पहले मैंने कहा कि जितना डिग्री दिया है उतने गुणे, तो 85 गुणे 4 के कितना है? 340 मिनट को कन्वर्ट करोगे कितना हो गया? 5 घंटा। तो बच कर रहा था 2, तो उसमें ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे ना, तो 5 2 वो सुबह के 7:40 पब्लिश होगा। अब समझ में आता? ऐसे सवाल कभी भी आएंगे, अगर पूरब देगा तो प्लस करेंगे, पश्चिम देगा तो माइनस। किसे बताओ? अब हेडिंग डालो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर ये पश्चिम पूछा गया होता तो 5 घंटा 40 मिनट में से 2 घंटा निकाल देते, तो क्या होता? 3 घंटा 40 मिनट। ऐसा नहीं करते, 2 बजे में से -5 घंटा 40 मिनट करते, तो 2 बजे में से अगर 5 घंटा 40 मिनट निकालोगे कितना आएगा बताओ? जैसे मैंने कहा कि पूरब में पूछा तो आपने इस 2 बजे में 5 घंटा 40 मिनट ऐड कर दिया, तो आ गया 7:40 पब्लिश होगा। अगर यही पश्चिम पूछ लिया होता तो 2 बजे में से पहले 5 घंटा निकालो, कितना आएगा? सीधे सीधे 2 बजे में से 5 घंटा माइनस करो, 20 मिनट वाली मत ऐड करो। अरे यार 2 बजे में से 2 बज रहा है, उसमें से 5 घंटा पीछे, 5 घंटा बैक आओ तो 9 बजेगा ना। 9 5 14, 14 मतलब 2, तो कै बजे? 9 बजे। अब उसमें से 40 मिनट और माइनस कर दो, तो 8 बज के एएम या पीएम तब हो जाएगा पीएम, क्योंकि 12 बजे के बाद एएम होता है। अब समझ में आ गया? बस ये करना है। चलो अब देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? भूमध्य को कांगो, मगर को, ऐसा कौन सा महाद्वीप जहां से तीनों रेखा गुजरती है? अफ्रीका। यहाँ पे क्लियर है ना? चलो अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो बताओ क्या पृथ्वी के अंदर जाकर पृथ्वी के अंदर के तरल पदार्थ या मैग्मा का अध्ययन कर पाएंगे? क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है, हम लोग यही नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। 40 डिग्री से होगा, 40-41, इसमें हालत खराब है। और पृथ्वी के केंद्र का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना सूर्य के बाह्य सतह का तापमान उतना पृथ्वी के गर्भ का तापमान है, उतना पृथ्वी अपने पेट में लेके चलती है। आगे समझे? तो इतना नीचे जाना संभव है नहीं। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी हमें कैसे मिली कि पृथ्वी के अंदर कैसी कैसी लेयर है? तो कहेंगे भूकंपीय तरंगों से। इससे तो सबसे पहला प्रश्न तो ये क्लियर करो, ये आपका धरातल है, धरातल से ऊपर और धरातल से नीचे जाने पर तापमान में क्या अंतर है? एक करके तापमान में क्या अंतर होगा? अगर हम पृथ्वी से ऊपर, धरातल से ऊपर जा रहे हैं तो तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर? तो अगर नीचे जाने पर बढ़ रहा है बेटा, तो पृथ्वी की सबसे कठोर परत कोर कैसे हो सकती है? जब तापमान बढ़ना शुरू करेगा नीचे जाने पर तो पिघल जाना चाहिए ना उसको। आप देखते हो ना पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो तरल पदार्थ निकलता है ना, मैग्मा जिसको बोलते हैं। तो देखो आप जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन एक सीक्वेंस में बताओ
कि ऊपर जाने पर पहले घटता है फिर, तो वो रेशियो है कि पृथ्वी से अगर आप धरातल से अगर आप 165 मीटर ऊपर चले गए तो आपका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही कारण है पर्वतों पर बर्फ पाई जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, देखो पर्वतों पर क्या बर्फ जमी हुई नहीं है, तो अगर ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता तो ग्लेशियर कैसे होते, आसाम में। तो ऊपर जाने पर पहले घटता है, बाद में जब आप मध्य मंडल क्रॉस कर जाते हो तो तापमान अचानक बढ़ना शुरू, और नीचे जाने पर तापमान पहले बढ़ता है फिर घटता है, और वो रेशियो है 32 मीटर। अगर आप धरातल से मतलब इस जो आपका नीचे का सरफेस है, अगर उससे 32 मीटर नीचे चले गए आप, तो आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। इस रेशियो से अगर हम यहाँ देखें तो 1 किलोमीटर में लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो गया, बढ़ेगा। जिस रेशियो से तापमान कम हो रहा है, उस रेशियो से अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं पृथ्वी से धरातल से, तो हमारा तापमान कितना कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री। कितना? इसलिए आप सुनते होंगे ना कि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में -30 -40 टेम्परेचर होता है, क्योंकि वो समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है। और इस रेशियो से अगर आप नीचे जाते हैं तो 1 किलोमीटर नीचे जाने पर आपका तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है। इस रेशियो से आप निकालोगे तो 32 तिया 96 लगभग, भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है, तो उस रेशियो से निकालोगे तो अप्रॉक्स 1 किलोमीटर में कितना तापमान बढ़ जाएगा। सोचो इस रेशियो से आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तापमान कितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो तापमान धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक आंकड़ा समझ में आ गया कि धरातल से ऊपर जाने पर पहले तापमान घटेगा या बढ़ेगा, तो पहले घटेगा बाद में, नीचे जाने पर पहले बढ़ेगा बाद में। यहाँ तक क्लियर? अब बताओ एक प्रश्न कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर देखा जाए तो इसकी सारी सूचनाएं हमें कहां से मिलती हैं, तो भूकंपीय तरंग से। और भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है, 3 तरह की। उसको बोलते हैं PSL, प्राइमरी सेकेंडरी लैंड, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातलीय तरंग। ये तीनों तरंगों के माध्यम से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कहाँ कठोर है, कहाँ द्रव है, कहाँ गैस है। पृथ्वी 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है और बढ़ता है फिर बढ़ता है, नीचे जाएंगे तो फिर तो मतलब मिलेगा ज्यादा टेम्परेचर होगा। क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो बताओ मेंटल जो है वो क्रस्ट और कोर के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ता है तापमान, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा लिक्विड है, वो क्या है, वो पूरी तरह से लिक्विड है, ऊपर सॉलिड नीचे सॉलिड बीच में लिक्विड है। तो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जो मैग्मा निकलता है वो मेंटल से निकल के ऊपर जाता है, समझ में। तो अभी आगे एक फिगर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अगर हम पृथ्वी के अंदर से एक ट्रायंगुलर पीस निकाल लें ऐसे, जैसे वो खरबूज तरबूज देखिए ना, वाटरमेलन जो बेचते हैं तो ट्रायंगुलर पीस काटते हैं ना, आपको खाने के लिए देते हैं, तो देखो उसके ऊपर की जो लेयर पूरी ग्रीन होती है, तो उसको खाते हो नहीं। उसके बाद देखना ग्रीन लेयर जहाँ खत्म होती है वहां से व्हाइट लेयर शुरू होती है थोड़ा सा, और उसके बाद रेड पूरा होगा। तो हम लोग रेड वाला पार्ट खाते हैं, वो बड़ा मीठा होता है, सफेद वाले को नहीं खाते। उसी तरह से अगर हम पृथ्वी के अंदर से एक ऐसे ही पीस निकाल लें, इमेजिन करो, तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है ये क्रस्ट है, क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं भूपर्पटी, जिसपे हम लोग हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो ये है मेंटल और ये है कोर, और मेंटल को भी, कोर को भी 2 भाग में बांटा गया है, आउटर कोर, इनर कोर। तो याद रखना, मैंने कहा कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है, पहले बढ़ता है फिर, ठीक है। तो तापमान ज्यादा बढ़ने का रेशियो कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे, मेंटल। और ये क्या है, क्रस्ट, और ये क्या है, कोर। तो याद रखना कि कोर का जो ऊपरी वाला हिस्सा है ना, ये भी लिक्विड है। अगर जनरल प्रश्न पूछा गया कि क्रस्ट, मेंटल, कोर में सबसे कठोर परत कौन है, तो कोर है। लेकिन अगर ऑप्शन दे दिया इनमें से सबसे कठोर परत कौन है, ऑप्शन है क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो इनर कोर सबसे कठोर है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, तो ये आते आते बहुत सॉलिड हो जाता है, और ये आयरन और निकेल का बना हुआ है, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न पूछा था कि कोर का कौन सा हिस्सा लिक्विड है, तो आउटर कोर। आप समझ आया, क्लियर। ये जो मेंटल बेटा ये पृथ्वी के बीचों बीच में है,
आगे सामने ऊपर ऊपर पट्टी है, बीच में जो मेंटल और सबसे नीचे कोर है। तो जो मैग्मा का विस्फोट होता है ना वो मेंटल से आता है, बीच से आता है, समझ में आया? इसीलिए पृथ्वी मैग्नेट की तरह काम करती है। दो सॉलिड के बीच में जब कभी लिक्विड डाल दोगे ना तो वो मैग्नेट का काम करना शुरू करती है, इसीलिए पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है। समझ में आया? चलिए, अरे जाहिर सी बात है मेंटल से क्यों लेंगे, धरातल से लेते हैं। तो पूरे भारत में समुद्र तल की गहराई कहाँ से ली जाती है? चेन्नई से। जैसे आप कभी जाइएगा रेलवे स्टेशन पे तो लिखा मिलेगा समुद्र तल से 300 मीटर। आप बलिया में जाओ, किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो आपको यही लिखा मिलेगा समुद्र तल से 200, 300, 400 एक लेवल होता है, ठीक है। तो पूरे भारत का जो समुद्र तल है वो कहाँ से लिया जाता है? तो चेन्नई से लिया जाता है, यही आधार है। जैसे आप किसी भी शहर में जाते हो तो शहर की मेन डिस्टेंस कहाँ से शुरू करते हो? कचहरी से मानते हैं, या कहीं कहीं जिलाधिकारी के आपको कार्यालय से लिया जाता है, वहीं से सेंटर मानते हैं। पूरे शहर की दूरी वहीं से शुरू है, शहर की दूरी अब 0 किलोमीटर हो गई, या शहर की दूरी 1 किलोमीटर और बची है तो वो सेंटर मानते हैं। शायद विकास भवन को, क्या एक बार किसी से पूछना, शायद विकास भवन। चलो, तो फिलहाल अब लिखिएगा यहाँ से पृथ्वी की आंतरिक संरचना हेडिंग लगा है, इसमें लिखिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की समस्त जानकारी, ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की समस्त जानकारी भूकंपीय तरंगों से प्राप्त होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की समस्त जानकारी भूकंपीय तरंगों से प्राप्त होती है। अब अगर क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी के भीतर तापमान बढ़ने की दर क्या है? 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कहेंगे तापमान बढ़ने की दर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, और ऊपर जाने पर क्या रेशियो है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, कम होता है और नीचे जाने पे बढ़ता है। तो क्या लिखा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की समस्त जानकारी हमें बनाओ नहीं बेटा, कहां से मिलती है? भूकंपीय तरंगों से। लिखिएगा ये 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। नंबर 1 प्राथमिक तरंगें, जिसे कहते हैं प्राइमरी वेव्स। प्राथमिक तरंगें, ब्रैकेट में पी, ब्रैकेट में पी। इसमें लिखिएगा ये ठोस और द्रव, मतलब ठोस द्रव गैस जो सबसे गुजर जाए, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों से गुजर सकती है। इट कैन बी पास सॉलिड लिक्विड गैस, ये ठोस द्रव गैस तीनों से गुजर सकती है। दूसरा लिखिएगा द्वितीयक तरंगें, सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगें, इसके सामने लिखिएगा इट कैन नॉट बी पास लिक्विड फॉर्म, ये द्रव से नहीं गुजर सकती। इट कैन नॉट बी पास लिक्विड फॉर्म, ये द्रव से नहीं गुजर सकती। और तीसरा लिखेगा लैंड वेव्स, धरातलीय तरंगें। ये सतह पर चलती हैं, सरफेस पे, ये सतह पर चलती हैं, जो सर्वाधिक विनाशकारी होती है, मोस्ट डेंजरस वेव्स। ये सतह पर चलती हैं जो सर्वाधिक विनाशकारी होती है। जो सर्वाधिक विनाशकारी होती है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 3, PSL। इसमें कौन सी ऐसी तरंग है जो ठोस द्रव गैस तीनों से गुजर जाती है? प्राइमरी। ऐसी कौन सी लेयर तरंग है जो लिक्विड से नहीं गुजरती? सेकेंडरी, द्वितीय तरंग। और सबसे डेंजरस कौन होती है? पूछेगा धरातल की सतह पर कौन सी तरंग चलती है? तो लैंड वेव्स, जो मोस्ट डेंजरस होती है। अब तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक।
भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एक प्रश्न लिखिएगा, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी सोच रहे हो क्या? ब्रह्मांड का अध्ययन। हमको लगा अच्छा एपी सेंटर, मूल या फोकस और एपी सेंटर अभी बता देते हैं उसको। चलिए अच्छा देखो, इसको लिखना नहीं, सुन लो। आपको पता होगा कि धरातल पर जब भूकंप आता है तो उसकी ओरिजिन कहां से होती है? नीचे से। आपने सुना था 2015 में जो भूकंप आया था नेपाल में, उसका सेंटर काठमांडू में 13 किलोमीटर नीचे था। ठीक है, तो प्रश्न पूछेगा कि जहां सबसे पहले भूकंप की ओरिजिन होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मूल या फोकस। क्या कहते हैं? मूल या फोकस। और दूसरा, जहां पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले धरातल से टकराती हैं उसे कहते हैं एपिसेंटर, भूकंप का अधिकेंद्र। ये अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बस लिखना जरूरी नहीं, दिमाग में बैठा लो कि जहां से भूकंप की ओरिजिन होती है उसे मूल या फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल या फोकस। और जहां सबसे पहले टकराती है उसे एपिसेंटर कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? इसको लिखना नहीं था। चलो, तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। दूसरा प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने को, स्केल को देखिएगा, भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने को रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने को रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना, हाँ रिक्टर, रिक्टर को बोलते हैं, रिक्टर, रिक्टर है, रिक्टर पैमाना। ऑब्लिक मर्केली लिख लीजिएगा, मर्केली, रिक्टर ऑब्लिक मर्केली। क्या होता है? टकराती है, जो टकराती है अधिकेंद्र, एपिसेंटर। जहां पे भूकंपी तरंगें पृथ्वी से टकराती हैं उसे एपिसेंटर कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर एग्जाम में पूछ दिया इनमें से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, किस पैमाने से, तो ऑप्शन में रिक्टर भी है, ऑप्शन में मर्केली भी है, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा है केवल एक। तो जो मैंने लिखवा दिया दोनों, तो मतलब दोनों, इसका मतलब समझिएगा दोनों में अंतर क्या है कि अगर भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक आती है, कहते हैं ना इसकी तीव्रता 6 थी, 6 तीव्रता का भूकंप आया था, तो अगर 0 से 10 के अंदर है तो हम किसका यूज करेंगे? रिक्टर का। अगर तीव्रता 10 से ज्यादा बढ़ गई तब किस पैमाने का यूज करेंगे? तो मर्केली से भी भूकंप की तीव्रता मापते हैं और रिक्टर से भी भूकंप की तीव्रता मापते हैं। दोनों में अंतर क्या हुआ कि जब 10 तीव्रता से कम भूकंप आए तो रिक्टर का यूज, अगर 10 के ऊपर आ गया तो वैसे 7.5 के बाद विनाशकारी हो जाता है, मोस्ट डेंजरस होता है, भयंकर तबाही मचाता है। क्लियर? आगे आगे लिखिएगा, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को, इंस्ट्रूमेंट को, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को इंस्ट्रूमेंट कर दो, फ्रीक्वेंसी। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ। तो देखना, पैमाना और यंत्र में अंतर है। अगर स्केल पूछेगा तो रिक्टर और उपकरण पूछेगा तो सिस्मोग्राफ। पूछेगा किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? रिक्टर। और अगर पूछेगा इसके अलावा भी कोई है? मर्केली। इसका यूज कब करेंगे? जब तीव्रता 10 से ज्यादा। ठीक है, और मोस्टली 7 के बाद ये डेंजरस होना शुरू हो जाता है, और 7.5 आ गया समझ लो, वहां लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग मारे जाएंगे। आया नहीं, नेपाल में जो था वो 7 के करीब था। नहीं सुनो, अभी तक जो सबसे तगड़ा भूकंप आया है वो 8.9, 8.9 तीव्रता का भूकंप आया था, और शुक्र मनाओ कि समुद्र के अंदर आ गया।
अगर धरातल पर आया होता तो वो महाद्वीप समाप्त हो गया होता, जहां भी आया होता, ठीक है। लेकिन ये आया कहाँ? ये समुद्र में आया था, हिंद महासागर में आया था। तो इसी साल आपने नाम सुना रहा होगा, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। तो पूछेंगे सुनामी का कारण क्या है? तो जब भूकंप धरातल पर ना आकर समुद्र की तली में आता है तो वो किसका रूप लेता है? क्योंकि भाई समुद्र के जो जल हैं वो भी तो किसी सरफेस पे होंगे ना। तो अगर सोचो भूकंप नीचे धरातल पर आ गया, इसके तल पर जिस पर पानी है, तो अगर ये घूमेगा ऐसे ऐसे तो ये पूरा पानी क्या होगा? ऊपर नीचे लहर उठेगी कि नहीं उठेगी? यही विशालकाय लहरें किसका रूप लेती हैं? सुनामी का। और ये सुनामी नाम दिया था जापान ने। किसने? जापान। ये दो शब्दों से मिलकर बना है सुधन नामी। सु का मतलब होता है बंदरगाह और नामी का मतलब होता है लहर। बंदरगाहों पर उठने वाली 40-40 फीट से ऊपर लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। तो पूछेगा सुनामी का कारण क्या था? तो भूकंप। और इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 8.। अगर इतनी तीव्रता का धरातल पे जिस दिन आ गया ना, उस दिन पूरा तहस नहस, कुछ नहीं दिखेगा, सब बर्बाद। यहाँ तक समझ में आ गया? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने को रिक्टर और उपकरण को सिस्मोग्राफ और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक सिस्मोग्राफी। अगर पूछेगा कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं तो सिस्मोग्राफी। ठीक है, अब एक हेडिंग लगा के छोड़ दीजिएगा। हाँ, कोई एक कारण नहीं है बेटा, बहुत सारे कारण हैं। पहला तो हो गया टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लेटों के टकराने की वजह से, प्लेटों के टूटने की वजह से। जैसे सपोज दैट आप जिस सरफेस पे बैठे हैं, अगर नीचे का लिंटर अभी टूट जाए तो आप धड़ाम से कहाँ जाएंगे? नीचे। तो एक कंपन होगा। दूसरा हाइड्रोजन बम परीक्षण। कोरिया ने जब हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था तो जापान में भूकंप आ गया था। तो इतना तेजी से वाइब्रेट होता है, जब विस्फोट होता है तो धरातल। दो कारण हो गया। तीसरा आप कह सकते हो क्या बोलते हैं, खनिज संसाधनों का दुरुपयोग। ये खनिज संसाधन हम कहाँ से निकाल रहे हैं? पेट्रोलियम वगैरह धरातल के अंदर से। तो जहां से हम निकाल रहे हैं वो जगह खाली हो रही नहीं। भाई कोयला खन के निकाल रहे हैं तो खाली हो रहा है ना। अब उस खाली जगह को भरने के लिए अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, समतल जैसे आप बैठते हैं झूले पे, यहाँ बैठेंगे तो ये उठेगा कि नहीं उठेगा? यहाँ बैठेंगे तो ये उठेगा ना। तो जब दो बराबर भार के लोग आ जाते हैं तब ये बराबर हो जाता है। तो जब आप इधर से निकालेंगे, इधर से कोई चीज निकालेंगे तो ये खाली होगा, तो ये हिस्सा ऊपर जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए तेजी के साथ अंदर मोशन होता है, जिससे भूकंप आ जाता है। तो भूकंप का कोई एक कारण नहीं है। झरिया खासकर जितने भी खनिज वाले क्षेत्र हैं आता है तो पूरे बेल्ट में। जैसे नेपाल में है तो उसका असर हमारे तक भी था। और ये जो हिमालयन बेल्ट है ना, गुजरात वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र, गुजरात, उधर असम, ये वाला, ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ हमेशा भूकंप आता रहता है। लेकिन बस इतना ही है कि वो 4 से 5 तीव्रता का होता है, बस मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो एक हेडिंग करके छोड़ दीजिएगा कि भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी को, भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू सिस्मिक वेव्स, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। और वही लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस, एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस प्रश्न पूछेगा कि किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी को क्रस्ट मेंटल कोर 3 भागों में बांटा था? तो एडवर्ड स्वेस महोदय ने पृथ्वी को 3 परतों में बांट दिया। कौन कौन? क्रस्ट, मेंटल कोर, जिसे सियाल, सीमा, निफी कहा जाता है। तो आगे वाली क्लास में समझा देंगे कि क्रस्ट मेंटल कोर को सियाल, सीमा, निफे क्यों कहा जाता है। ठीक है, और अगर पूछेगा कि पृथ्वी को क्रस्ट मेंटल कोर में बांटने का काम किसने किया था? तो एडवर्ड स्वेस। पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया, किस आधार पर? तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर। ठीक है, कि जहां से वेव्स गुजर जाएगी वो ठोस द्रव है, जहां से नहीं गुजरेगी वो लिक्विड होगा, इस आधार पर बांटा गया है। तो इसको कल हम बता देंगे। फिलहाल यहाँ तक किसी को दिक्कत? रिवीजन हो रहा है कि नहीं? रिवीजन कर रहे हैं? अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया उसका रिवीजन हुआ है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स, आवाज नहीं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं?
अभी 5 मिनट पहले मैंने नाम लिया था, कास्मो। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है? किसकी उत्पत्ति से संबंधित है ये सिद्धांत? ब्रह्मांड, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कोपरनिकस ने। भू केंद्रीय सिद्धांत टॉलमी ने दिया था। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर। चलो ये थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का।